Hello everyone, myself Dr. Aj Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Management School, Vasant Kunj. I welcome you all to my YouTube channel Dr. Khan Math Studies. दोस्तों आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था. Important topics, important questions for university and term examinations. Okay, whatever I am going to discuss in this video, everybody have to pay attention towards the discussion. Whatever I am going to discuss here. Okay, and this video will be very helpful for the students to pass the business mathematics examination paper in the university. Okay, so first of all, what is the format of the question paper? The format of question paper is very simple. Question number one is compulsory, and question number one have a number of parts. Question number one have a number of parts. If I want to say the previous year question paper, then previous year question paper we have number of parts H, मतलब A, B, C, D, E, F, G, H. Total 8 parts were given. Among 8 parts, you are required to attempt only 4 parts, and the marks allotted for each parts was 5. So 5 multiplied by 4, that is 20. So this is the pattern of question paper. Okay, तो क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी. और आपको 4 पार्ट पूछ सकता है, 5 पार्ट पूछ सकता है. अगर 4 पार्ट पूछेगा तो कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का एक पार्ट होगा. और अगर आपको 5 पार्ट पूछेगा तो 4 मार्क्स का एक पार्ट होगा. लेकिन इंटरनल चॉइस ऑलवेज भी देयर. ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. Now, what about question number two? Question number two is very simple. Question number two और थ्री में चॉइस लास्ट ईयर आई थी. लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में चॉइस थी. इधर अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर टू और अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर भी इंटरनल चॉइस थी. इधर अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव. अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन के अंदर इंटरनल चॉइस था. इधर अगेन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन. एंड सिमिलरली इट वाज इन एट एंड नाइन. ओके, तो टोटली मतलब फाइनली यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस in which question number one which was compulsory. Okay, this was the format for of the previous year question paper. Definitely university will repeat the format. Okay, तो repetition of format is mandatory. इसी format पर पेपर आपको मिलेगा. अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ कि यूनिट वाइज किस टॉपिक को आपको मैक्सिमम आपको मैक्सिमम अटेंशन देना है, किस टॉपिक को आपको मैक्सिमम आपको अटेंशन पे करना है, किस टॉपिक पर, किस टॉपिक को थोड़ा सा रीड करके जाना है. ओके, तो देखिए दो टाइप के बच्चे बीबीए के कोर्स में होते हैं. एक तो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th के बाद मैथ को नहीं पढ़ा होता है, और एक मैथ्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स को पढ़ा होता है. तो दोनों के लिए सिनेरियो अलग है. नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो कि 11th 12th में मैथ्स छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो फर्स्ट 2 यूनिट को कंप्लीट करें. लेकिन फर्स्ट 2 यूनिट में कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है. अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, एक भी टॉपिक छोड़ दिया, क्वेश्चन वहां से आ गया, तो फिर आप फेल हो जाएंगे. If you want to pass this paper, so you have to complete all the topics of unit first and unit second, and it will be more than sufficient to pass the paper. But for the students who want to secure maximum marks, who want to secure good marks, they have to prepare all the units, unit one, two, three, and four. सो बात करता हूं मैं यूनिट वन की कि इन यूनिट वन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, तो यूनिट वन के अंदर आप समझिए यहाँ पर यूनिट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction. Everybody have to prepare this. Mathematical induction.
Remember, there are two type of questions on the principle of mathematical induction. नंबर वन, क्वेश्चंस ऑफ इक्वालिटी। याद है आपको, जैसे हमने कोई क्वेश्चंस क्लास में किए हैं, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5 प्लस सो ऑन प्लस अप टू एन, सो ऑन प्लस अप टू एन इक्वल टू n n+1 डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्वेश्चंस ऑन इक्वालिटी। एक तो ये टाइप होता है, और दूसरा टाइप आपका होता है कौन सा? दूसरा टाइप आपका होता है इनइक्वेशन। इनइक्वेशन बेसिकली प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन। फॉर एग्जांपल 2 to the power n + 5 इज लेस देन या इक्वल टू 2, वट एवर। है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर इनइक्वेशन गिवन होती है। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, एक तो ये टाइप का बनता है कि यहाँ पर इक्वालिटी होती है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है, बिकॉज रिमेंबर गाइस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रहे आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर छोटा क्वेश्चन देगा तो 4 या 5 मार्क्स का हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन देगा तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ यूनिट फर्स्ट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी। एपी जीपी के अंदर हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि जिसमें दोनों फॉर्मूलों को यूज होता है। वी कैन यूज बोथ द फॉर्मूला। देखिए एपी के अंदर दो फॉर्मूले। नंबर वन कौन सा फॉर्मूला है? नंबर वन आपका एन टर्म का फॉर्मूला, Tn = a+n-1 × d। नंबर वन तो आपका ये है, Tn = a+n-1 × d। और दूसरा फॉर्मूला आपका होता है सम फॉर्मूला, Sn = n/2 2a+n-1 × d। दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस पर, दोनों ही टॉपिक पर, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें जिस क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूले का यूज हो रखा हो। एक तो ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है एपी के अंदर। दूसरा सेगमेंट आपको याद है, नंबर्स गिवन होते हैं, मतलब फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। कैसे? सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एपी, their sum is 15 and product is 356, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन। या फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, their sum is this, मतलब वट एवर देयर सम इज वट एवर एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस, कि जहां पर नंबर्स को यूज किया जाता है, एपी की हेल्प से नंबर को फाइंड करना, इसको बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट कहा जाता है एपी का। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको एपी में फोकस करना है। ठीक है, तो एपी में दो ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों फॉर्मूलों का यूज हो रखा हो, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर ऐसे क्वेश्चन जहां पर नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हो। ठीक है, जीपी की जहां तक मैं बात करूंगा, जीपी की इंपॉर्टेंस एपी की कंपैरिजन में कम देना। जीपी पर 4 4 क्वेश्चन कर लेना आप, दोनों फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस के लिए। समझ आया? जीपी पर 4 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ताकि जीपी के दोनों फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सके। एक तो आपका होता है जीपी का फॉर्मूला, Tr = a r टू दी पावर n-1, ये होता है एनेट्रम का फॉर्मूला होता है जीपी का। और दूसरा आपका होता है एस आर ए 1 + 1 - r टू दी पावर 1 - r डिवाइडेड बाई 1 - r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, एक ये होता है। जीपी में 3 फॉर्मूले आपका होते हैं, r - r टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और एक आपका होता है S∞ = a/1 - r। तो जीपी पर आप क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन कर लीजिए फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, और 4 ही क्वेश्चन इसी पर, इन इन फॉर्मूलों पर अटेम्प्ट कर लीजिए, बस। एपी जीपी ओवर है। एपी जीपी पर सिर्फ इतना आपको काम करना है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
4 मार्क्स का मिल सकता है, 5 का मिल सकता है, और अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो 10 मार्क्स का भी हो सकता है। समझ आ गया? तो एपीजीपी आपका हो गया। ओके। आफ्टर दैट एपीजीपी के साथ साथ आपका आपका हो गया दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया। देन अब बात करता हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको फोकस करना है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस पर। परम्यूटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कहाँ फोकस करना है आपको? स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन और रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पर। याद है आपको ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए थे, जैसे एक मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर कहीं पर आपके पास मान लीजिए 4 लेडीज हैं, 4 लेडी प्रिंसिपल है, 5 जेंट्स प्रिंसिपल है, उन नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन के क्या होंगे व्हेन 1 लेडी इज बीइंग सेलेक्टेड ओनली। इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन पर आपका फोकस होना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। इन पर आप कर लोगे तो बेटर होगा। कभी कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे? प्रूव दैट, प्रूव दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर, इस टाइप के क्वेश्चंस। और कभी कभी ना यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है, इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एस देन आर प्लस एस इज इक्वल टू एन, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इजी टॉपिक होता है। तो मेरा एडवाइस यहाँ पर यह है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप किस पर फोकस करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन और रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पर। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया आपका, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, एपीजीपी हो गया। अब इसमें एक टॉपिक जो ऐड हुआ था लास्ट ईयर, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस पर आपको क्या करना है? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। एक तो आपको कहीं पर नोट, इसको साथ साथ ना कॉपी पेन लेके देखें वीडियो, इनको नोट कर ले कि इस यूनिट में मैं क्या क्या पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं? ओके, मतलब फंक्शन कब ऑन टू होता है, कब इनटू होता है, कब वन वन ऑन टू होता है, कब वन वन इनटू होता है, इस टाइप के, मतलब कब बाइजेक्टिव होता है, कब सर्जेक्टिव होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना इस पर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर कर लेना, प्रूव दैट, लाइक दिस, प्रूव दैट, prove that the function, prove that the function f such that a to b defined by, fx is equal to 2x plus 3 is bijective, इज बाइजेक्टिव। याद रहे कि ऐसे क्वेश्चन को पूछा अगर गया, ठीक है, तो फंक्शन से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये मैं टाइप बता रहा हूँ, कभी आप सोचोगे अच्छा ये एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट नहीं, ये टाइप बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यूनिट 1 में अगर आप इतना कर लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर में यूनिट 1 के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 2 के बारे में कि व्हाट यू हैव टू लो, मतलब प्रैक्टिस इन यूनिट 2। यूनिट 2 मैट्रिसेस, ठीक है। नंबर 1, गॉस एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, गॉस एलिमिनेशन मेथड। नंबर 1 गॉस एलिमिनेशन मेथड, भूलना नहीं इसको, ठीक है, करके जाना है सभी को। नंबर 2 आपका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, solution of system of equations, system of equations using
using Gauss elimination, Gauss elimination and Kramer rule method. Kramer rule, Kramer rule इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। नंबर 4, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एंड नंबर 5, इसको मत भूल जाना, लियोनटिफ, लियोनटिफ मैट्रिक्स, लियोनटिफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन करके जाना है हर बच्चे को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है जो कि यूनिट सेकंड में आपको करने हैं मैट्रिक्स वाले मेथड में। ठीक है, बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी इनवर्स ही हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप कर लेना, और एक दो क्वेश्चन ना ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेना कि इफ, मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 2 1 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए, या इफ छोड़िएगा, इफ की प्लेस पे आप लिखेंगे प्रूव दैट प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए, दिस satisfies satisfies the satisfy the following equation। ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है। सेटिस्फाई द स्क्वायर इक्वेशन a³ - 2a² + 3a + 5i, या 5 = 0, एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। क्या करेंगे आप? हैंस फाइंड ए इनवर्स। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन का आने का थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट ईयर इस टाइप पर क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर क्वेश्चन आएगा। फिर भी आप एक क्वेश्चन करके चला जाना, है ना, कम से कम एक क्वेश्चन, सो दैट बाई चांस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, तो एक इस पर केवल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाई चांस आ गया तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं इसके। जो टॉपिक्स मैंने पहले आपको शेयर किए हैं, गॉस एलिमिनेशन, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, लियोनटिफ मैट्रिक्स, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन और बाय क्रेमर रूल। अगर इतना आपने कर लिया तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप 100% करके आएंगे आएंगे। कोई है ही नहीं, मतलब कोई वजह नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ सके वहां पर। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द यूनिट सेकेंड। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 के बारे में। जैसे कि मैंने अभी सबको डिस्कस किया था कि यूनिट 3 और 4 केवल वही बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, नॉन मैथ वाले स्टूडेंट, अगर अगर उनका फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से हो गया, उसके बाद ही यूनिट 3 यूनिट 4 को आप टच करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 का बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन पूरा टॉपिक होता है, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बेसिक के सीखे तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, डिफरेंशिएशन बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस भी आप कह सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, इन पर फोकस करना है। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नंबर 3, ये दो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, लेकिन ये आप कब कर पाएंगे, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले प्रोडक्ट रूल को, डिवीजन रूल को, उन सबको आपने किया हुआ है। बेसिक डिफरेंशिएशन में आता है ये सब। बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल आता है,
ओके। आपका चेन रूल आता है और आपका डिवीजन रूल आता है, ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन में आता है। तो बेसिक तो आपको करना ही है, क्योंकि बेसिक आपको आएगा तभी ये दो टॉपिक आप कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, ये याद रहे, बस डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतना करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको छोड़ना नहीं है, कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करके जाएंगे। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट कर लेना। और ये करने के बाद ना इसका एप्लीकेशन पर भी 2-3 क्वेश्चन कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इसके एप्लीकेशन पर भी 2 या 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, सो दैट कि आपके पास मेथड आ जाएगा। समझ आया? इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमा को, तो मैक्सिमम मिनिमा को करके जाना हर बच्चे को। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, या तो एप्लीकेशन से मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। मिलना 100% है। तो मेरा एडवाइस यहाँ पर यह है कि रिकमेंडेशन यहाँ पर है कि मैक्सिमम मिनिमा करें। और मैक्सिमम मिनिमा के साथ आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन भी करेंगे। उसके एप्लीकेशन पे 2-4 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर 1, मैक्सिमम मिनिमा। और इसके बाद एक और टॉपिक है इसके अंदर, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। नंबर 4, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर। ठीक है, डेरिवेटिव एट रेट मेजरर। अब अगर किसी ने ना मैक्सिमम मिनिमा कर लिया है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या डेरिवेटिव एज रेट मेजरड में, दोनों में से एक टॉपिक चूज कर लो कोई भी। मतलब अगर कोई ये कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, तो इसको छोड़ सकता है। ठीक है। और अगर कोई ये कर रहा है तो इसको छोड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कंपलसरी है। मैक्सिमम मिनिमा आप नहीं करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो मैक्सिमम मिनिमा कंपलसरी है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव एट रेट मेजरर, इन दोनों में से एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को, भी ये आपको इजी पड़ता है, इसको आप इजीली कर सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट? ओके। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। और जिनके पास वक्त है, टाइम है, जो 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 मैथ्स जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो करें, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर भी करें। क्वेश्चन यहां से भी आएगा, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर यहां से भी आएगा, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से भी आएगा, और मैक्सिमम मिनिमम से भी आएगा, लेकिन इंटरनल चॉइस वहां पर गिवन होती है। तो इंटरनल चॉइस में कभी कभी आपका जो मतलब क्वेश्चन काम चल जाता है, अगर आपने इन दोनों में से एक टॉपिक को नहीं किया हुआ है। ओके, जो पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, वो सारा करें। लेकिन जिन बच्चों की प्रॉब्लम है ना, पास होने का, लग रहा है कि हम पास होंगे या नहीं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है ये गाइडेंस, कि वो इस तरीके से इनको कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, बस दीज टॉपिक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर डिफरेंशिएशन फॉर यूनिट 3। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट 4? यूनिट 4 में आप क्या करेंगे? आज सबसे पहले ना यूनिट 4 में, आज ये ना नॉन मैथ वाले बच्चे भी इसको रीड आउट करके जाए। नॉन मैथ वाले बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट करें। फर्स्ट और सेकंड यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप 2 ही यूनिट करके आ रहे हैं ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉन मैथ वाले बच्चे फर्स्ट और सेकंड यूनिट से यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, डोंट लीव एनी टॉपिक। ओके। और सबसे पहले आप, जब आपका दोनों ही कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, तो फिर आप पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप करके जा सकते हैं। उसके लिए इतने बड़े रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। यूनिट 4 के अंदर आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। नंबर 3, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस।
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑल केसेस, देयर आर फोर केसेस इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सारे केसेस को आपको करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस ऑल केसेस, रिमेंबर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया। ये तीन टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है इंटीग्रल करने के लिए। मतलब यहाँ पर आपको ट्वेल्थ वाला पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज नहीं करना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन पार्ट के, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक को हर बच्चा पढ़ के जाएगा। कंज्यूमर, कंज्यूमर्स सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस, प्रोड्यूसर्स सरप्लस विद थ्योरी ऑल्सो, विद थ्योरी, याद रहेगा। कंज्यूमर्स सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस विद थ्योरी, मतलब न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें थ्योरी भी करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, द लर्निंग कर्व। क्या है? द लर्निंग कर्व, द लर्निंग कर्व, थ्योरी न्यूमेरिकल बोथ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। सिमिलरली सीएस, जो कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, उस पर भी थ्योरी और न्यूमेरिकल करना है। लर्निंग कर्व पर भी थ्योरी और न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद ना एक आपको टॉपिक बचता है प्रोबेबिलिटी। मैं, मेरा ये मानना है कि जिसने इतना कर लिया है ना यूनिट फोर्थ में, वो बच्चा प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मेरी नजर में जो मेरा प्रिडिक्शन है वो इन तीन टॉपिक्स पर ज्यादा है, कि कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड लर्निंग कर्व, यहां से पूरे चांसेस होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पेपर में आने के। ठीक है, तो सेफ साइड, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी इजी लगता है, आसान लगता है, तो आप कर, लेकिन कब करेंगे आप उसको? ये सब, ये टॉपिक करने के बाद, ये सारे टॉपिक करने के बाद ही आप उसको करेंगे। You got my point? So in the fourth unit, you have to you have to pay special attention on consumer surplus and producer surplus and learning curve. This is the application part of integration. And in integration, you have to prepare integration by partial fraction, very important. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इन दोनों पर मैं स्टार दे रहा हूँ, नंबर वन, नंबर टू। ये दोनों इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों किस में इंपॉर्टेंट है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। अगर किसी बच्चे ने सारे टॉपिक, इन टॉपिक्स को कर लिया ना यूनिट फोर्थ में, तो वो प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जा सकता है। क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वो चॉइस में क्रॉस ओवर हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो बस मुझे बताना था आपको अपना प्रिडिक्शन इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ना लाइटर वे में लेके मत चलना आप लोग। जो मैंने वीडियो में बोला है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, आप एग्जाम में 100% पास होंगे, आप फेल तो हो ही नहीं सकते, और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज मतलब सीरियसली लें, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझें, और जब इस वीडियो को आप वॉच करें तो ये पेपर और पेन लेके साथ में बैठे, जिससे कि जहां जहां पर मैंने जो बोला है, जिस पर मैंने फोकस करने के लिए कहा है, सो दैट कि आप उस पर उसको नोट डाउन कर सकें कि भाई यहाँ पर सर ने बोला है कि फोकस करना है, नोट डाउन करना है, तो इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी चैनल पर कंटेंट है बहुत सारा, तो उस कंटेंट से आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो अदर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, सो दैट उनका भी भला हो जाएगा। बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स में तो वैसे ही बच्चे परेशान रहते हैं। यू गॉट इट? और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको रिफ्रेशर कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अभी एक दो दिन में रिफ्रेशर कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो फॉर एग्जामिनेशन तक, ओके, कोई हैवी फी नहीं रखी है मैंने, उसकी 3000 फी रखी है। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसको कर सकता है। अगर 3000 में कोई बच्चा रिफ्रेशर कोर्स बीबीए बिजनेस मैथ का ज्वाइन करना चाहता है, वो कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, और जब मेरे पास आएगा तो आई नो दैट कि कैसे उस बच्चे को ट्रीट करना है, कैसे उस बच्चे के एग्जाम को, पेपर को निकलवाना है। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। किसी बच्चे को ना इस पेपर को देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है।
आपको इतना तो, अगर इतने टॉपिक्स आप करके गए तो इतना आपको आता है कि आप आराम से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके, सो बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।